सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4 ऑफ जियोग्राफी एग्रीकल्चर। तो बहुत सिंपल है ये चैप्टर, इसको हम समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा से, और इसी के साथ साथ हम लोग एग्रीकल्चर को काफी लंबे समय से प्रैक्टिस करते आए हैं। हमारी आज के समय में भी ऑलमोस्ट 2/3 पॉपुलेशन, और अगर मैं एग्जैक्टली बताऊं तो अराउंड 55% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रही है। इसी के साथ साथ जो फूड ग्रेन्स हैं, ठीक है, और बहुत सी इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है वो हम एग्रीकल्चर से ही प्रोड्यूस करते हैं। फिर इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग को अगर हम देखें तो देखो, अलग अलग तरह की फार्मिंग होती है। मेजरली दो तरह की फार्मिंग होती है, एक होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक होती है कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है एक ऐसी फार्मिंग जिसके अंदर हम अपना गुजारा करते हैं, और कमर्शियल फार्मिंग होती है जो बड़े लेवल पे होती है, जो सामान बेचने के पर्पज से की जाती है, कमाने के पर्पज से की जाती है। अब यहाँ पे हम देखें तो अलग अलग टेक्नोलॉजी वगैरह के कारण अलग अलग मेथड्स इन्वेंट हो गए हैं, ठीक है, फार्मिंग करने के। इंडिया में सबसे पहले जो सब्सिस्टेंस है उसके भी दो टाइप्स हैं, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और एक अभी आगे आएगा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने मेथड्स। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराने मेथड्स का यूज करके जो फार्मिंग हो रही है उसको प्रिमिटिव बोल रहे हैं, जिसमें पुराने टाइप के टूल्स का यूज हो रहा है, कोई मॉडर्न एडवांस चीजों का यूज नहीं होगा। इंडिया के बहुत सारी जगहों पे जहाँ छोटे छोटी जमीनें हैं तो वहाँ पे प्रिमिटिव मेथड का यूज करके फार्मिंग की जाती है। इसमें अलग अलग चीजें जैसे हो, ठीक है, डिगिंग स्टिक्स यानी खोदने के लिए लकड़ी हो गई, और अलग अलग ऐसे छोटे मोटे टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। कोई भी मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। साथ ही साथ ये जो फार्मिंग है ये मॉनसून में होती है, ताकि नेचुरली उसको पानी मिले और सॉइल नेचुरली फर्टाइल रहे और अच्छे से उसमें जो क्रॉप है वो ग्रो कर सके। फिर इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। स्लैश एंड बर्न क्यों? क्योंकि इसमें एक जगह पे जैसे क्या होता है कि हमने जमीन ली, हमने खेत है, ठीक है, वहां पे हमने पेड़ वगैरह काटे, फिर वहां पे खेती करी, और फिर हमने उसके बाद क्या किया कि जमीन चेंज कर ली। कुछ समय बाद जब हमने लगा कि अब इसकी फर्टिलिटी कम हो रही है तो हम जमीन चेंज कर लेंगे, फिर हम दूसरी जगह पे जाएंगे, वहां पेड़ वेड़ काटेंगे और उनको जलाएंगे, उनकी राख को मिक्स करेंगे मिट्टी में, फिर उसमें खेती करेंगे। फिर ऐसे करते करते हम बार बार जगह चेंज करते रहते हैं। तो इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है, काटना पेड़ों को और उसी के साथ साथ फिर उसके आगे फार्मिंग करना। तो इसके अंदर जो फार्मर्स हैं वो एक जगह को क्लियर करते हैं और फिर उसके बाद वहां पे अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगा के फार्मिंग कर लेते हैं, जैसा कि इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। शिफ्ट करते रहते हैं अलग अलग जगह पे, इसलिए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोला जाता है, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत बार शिफ्ट करते हैं। साथ ही साथ जो लैंड की प्रोडक्टिविटी है इस तरह के एग्रीकल्चर में वो लंबे समय तक नहीं बनी रहती, और उसमें कोई फर्टिलाइजर्स का यूज किया नहीं जाता है, नेचुरल फर्टिलिटी का यूज किया जाता है। अब इस तरह की जो फार्मिंग को देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इसको बोला जाता है झूमिंग। फिर इसके बाद हम जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी कौन कौन से स्टेट, असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन सब में। फिर इसको पमलो बोला जाता है मणिपुर के अंदर, दीपा बोला जाता है बस्तार डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़ के, और अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर मतलब दीपा बोला जाता है इन दो जगह पे। और बाकी और भी अगर हम नाम देखें तो ये अलग अलग वर्ड में नाम बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या इसको नाम से बोला जाता है। जैसे देखो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को मिल्पा बोला जाता है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में, इसको कॉनको बोला जाता है वेनेजुला में, इसको रोका बोला जाता है ब्राजील में, और ऐसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। होता ही ये सब जगह पे है, तो आप इन सब नाम को पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद अगली चीज रहेगी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर क्या होता है, वही मैंने आपको बताया कि प्रिमिटिव के अंदर पुराने टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जमीन खुद की नहीं होगी, बार बार चेंज करते रहेंगे। पर जो इंटेंसिव है उसके अंदर एक जमीन पे खेती होगी, वहां पे कुछ पानी का इस्तेमाल होगा, कुछ जो हमारी मशीन्स हैं थोड़ी बहुत उनका इस्तेमाल होगा, और उसमें कुछ सामान तो खुद के लिए रख लिया जाएगा, कुछ सामान मार्केट में बेच दिया जाएगा। तो इस लेवल पे खेती होती है। फिर इसी के साथ इसकी बात करें तो यहाँ पे जो बायोकेमिकल इनपुट्स हैं और इरिगेशन है इसको यूज किया जाता है ताकि ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। फिर इसी के साथ देखो, अब राइट टू इनहेरिटेंस के कारण क्या है, जमीन छोटे छोटे पार्ट्स में बट चुकी है। यानी जब बाप से बच्चों में जमीन जाती है, पिता से बच्चों में जमीन जाएगी, तो उसके कारण होता क्या है कि एक जमीन के मान लो 4 टुकड़े हो गए, 4 बच्चे हैं, फिर उनके बच्चे होंगे तो उनमें जमीन के टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह से जमीन लगातार छोटे छोटे पैचेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस कारण उससे बड़े लेवल पे हम खेती या कोई भी अच्छे से खेती नहीं कर पाते हैं। ये तो हो गया हमारा सबसिस्टेंस फार्मिंग के दो पार्ट्स। अब इसके बाद आता है कमर्शियल फार्मिंग।
तो कमर्शियल फार्मिंग भी सिंपल है, यहाँ पे हम बात करें बड़े लेवल पे खेती होती है, HYV यानी हाई यील्डिंग ऑफ वैरायटी सीड्स इसमें यूज किए जाते हैं, फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, हर चीज बड़े लेवल पे होती है। बहुत सारे जो लेबर हैं, मशीन्स हैं, इन सब चीजों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक अच्छी प्रोडक्टिविटी आ सके। जो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ इरिगेशन है उनका यूज किया जाता है, सिर्फ रेन पे डिपेंडेंट नहीं रहा जाता। जैसे राइस एक कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा में, पंजाब में, बट ओडिशा में एक सबसिस्टेंस क्रॉप है, क्योंकि देखो जो ओडिशा वगैरह हो गई, साउथ और ईस्ट के स्टेट्स हैं, यहाँ पे चावल बहुत खाए जाते हैं। तो राइस वहां पे तो क्या है, एक सबसिस्टेंस क्रॉप है, खुद के गुजारे के लिए लोग उगाते हैं। पर पंजाब और हरियाणा में जो व्हीट है वो लोग गुजारे के लिए उगाते हैं, बल्कि जो राइस है वो बड़े लेवल पे बेचने के लिए उगाया जाता है, तो वहां की वो कमर्शियल क्रॉप कहलाएगी। फिर कमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही एक आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप उगाई जाती है, तो उसमें जैसे चाय के बागान हो गए, जिसको हम बागान बोलते हैं ना, वही प्लांटेशन होता है। तो चाय के बागान हो गए, कॉफी के बागान हो गए, ये सब प्लांटेशन कहलाती है। तो प्लांटेशन के अंदर एक सिंगल क्रॉप को उगाया जाता है। मोस्टली इसको मतलब सीधा फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। चाय कॉफी हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते, पहले इसकी प्रोसेसिंग होगी, इसको फैक्ट्रीज में भेजा जाएगा, फिर ये हमारे पास आते हैं। और इसी के साथ साथ बहुत बड़े जमीन का इसमें यूज किया जाता है। ह्यूमन लेबर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे कॉफी के, आपने ब्रू कॉफी की ऐड देखी होगी, तो उसके अंदर वो जो अन्ना होते हैं वो बीन्स को निकालते हैं, वो पहले बेरीज को निकालते हैं, बेरीज को काट के उसमें से बीन निकालते हैं, उसको रोस्ट करते हैं। चाय की भी वही पत्तियां तोड़ी जाती है, उसको अलग अलग क्वालिटी वाइज फिर उसको बांटा जाता है। तो इस सब के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमन लेबर चाहिए होता है, मशीन से सिर्फ ये काम नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे ये स्पेशली एक अलग टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में आ जाता है। फिर इंडिया में टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब चीजें प्लांटेशन बेस पे उगाई जाती है। और अलग अलग जगह पे अलग अलग प्लांटेशन क्रॉप है। जैसे चाय असम के अंदर और नॉर्थ बंगाल में, कॉफी सॉरी चाय जो है असम और नॉर्थ बंगाल में, और इसी के साथ जो कॉफी है वो अपने कर्नाटक में प्लांटेशन क्रॉप के तौर पर उगाई जाती है, और ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स में ये उगाई जाती है। साथ ही साथ मैंने बताया रोड और नेटवर्क का ट्रांसपोर्टेशन का, हमें रोड और नेटवर्क का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो अच्छा चाहिए, ताकि हम जो फैक्ट्रीज हैं और फैक्ट्रीज से फिर जो अलग अलग जगह पे ये सामान पहुंचा सकें टाइम टू टाइम। ठीक है, ये बनाना की प्लांटेशन लगी हुई है, बनाना ट्रीज है, ये आपने पत्ते इसके देखे होंगे। और इसी के साथ ये बैम्बू प्लांटेशन है, बैम्बू की भी प्लांटेशन की जाती है। अगली चीज आती है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है किस समय कौन सी फसल जो है वो उगाई जाती है और किस हिसाब से उगाई जाती है। तो हमारे इंडिया में क्योंकि मल्टीपल टाइप ऑफ फसल उगती है और इसी के साथ साथ अलग अलग जगह का सीजन अलग अलग है, तो मेजर हमने इसको 3 सीजन में डिवाइड कर दिया है। वो है रबी, खरीफ और जैद। देखो, रबी तो होता है बारिश का सीजन, सॉरी रबी होता है विंटर का सीजन, खरीफ होता है बारिश का सीजन, और जैद होता है समर का सीजन। ये याद रखना। जो रबी है वो तो है अपना विंटर का सीजन, और जो खरीफ है वो है अपना बारिश का सीजन, और जो जैद है वो है अपना समर का सीजन। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। रबी क्रॉप्स को देखो, सिंपल सी बात करते हैं, जो रबी क्रॉप्स हैं उनको अक्टूबर से दिसंबर के आसपास सो किया जाता है, यानी बो दिया जाता है। और इसी के साथ हार्वेस्ट करने का जो समय होता है वो अप्रैल से जून के आसपास होता है, इनको इस समय हार्वेस्ट कर लिया जाता है। फिर इसके बाद रबी के अंदर कौन कौन सी क्रॉप्स आती है, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब इसके अंदर क्रॉप आएंगी। और इसी के साथ साथ ये इंडिया के बहुत सारी जगहों पे उगाई जाती है, जैसे नॉर्थ हिस्सा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स है, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर वगैरह के। और इसी के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमें वीट वगैरह काफी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ क्योंकि प्रेसिपिटेशन यानी थोड़ी जो नमी है, बारिश है, वो हमें देखने को मिल जाती है विंटर के मंथ्स में, तो इसके कारण क्या होता है, ये क्रॉप अच्छे से उग पाती है, पानी मिल जाता है। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में, ग्रीन रेवोल्यूशन आपने सुना होगा, तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिला कि किस तरह से जो रबी क्रॉप है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रॉप के तौर पे ग्रो होती है। फिर इसके बाद है, मतलब बीट जो है रबी क्रॉप के तौर पे ग्रो होता है वहां पे। खरीफ क्रॉप जब मानसून की शुरुआत होती है उस समय उसको बोया जाता है। ठीक है, तो देखो, खरीफ क्रॉप आर ग्रोन विद द ऑनसेट ऑफ मानसून डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। की जब मानसून की शुरुआत होती है तब तो इनको बो दिया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, जैसे जैसे होती है शुरुआत, और सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई कर ली जाती है। तभी तो उसके बाद फिर ये रबी वाला सीजन आता है, जब अक्टूबर से दिसंबर में रबी वाली क्रॉप्स बोई जाती है। तो बहुत सिंपल है ये सारी चीजें। फिर इसमें जैसे इंपॉर्टेंट क्रॉप पैडी यानी चावल, मेज, जवार, बाजरा, तुर दाल जो हो गई, मूंग की दाल, उड़द की दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ठीक है, मूंगफली वगैरह और सोयाबीन, ये सब चीजें इसके अंदर मेन क्रॉप्स आती हैं। साथ ही साथ जो राइस उगाने वाले मेन एरिया हैं वो असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र,
ये सारी अलग अलग जो जगहें हैं ये बेसिकली राइस बहुत ज्यादा उगाती हैं, और इसी के साथ यूपी और बिहार में भी हमें राइस काफी उगता हुआ देखने को मिलता है। फिर जैसे जो असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा है, यहाँ पे जो राइस है उसकी 3 फसलें उगाई जाती है अलग अलग सीजन के हिसाब से। तो वो होती है ओस, अमन और बोरो। जैसे सर्दी, गर्मी और बारिश के हिसाब से 3 अलग अलग फसलें उगाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं ओस, अमन और बोरो। अगर आपको कुछ भी ना समझ आ रहा हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि रबी और खरीफ के बीच में एक बड़ा छोटा सा सीजन आता है, जो समर का सीजन होता है, उसको जैद सीजन बोला जाता है। और ये जो कुछ जैद वाली क्रॉप्स हैं ये बड़ी सिंपल होती हैं, जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, क्यूकम्बर है। ये जो भी ऐसी क्रॉप्स होती हैं जो अपने गर्मियों में स्पेशली खाते हैं, तो वो वाली क्रॉप्स उगती हैं। और शुगर केन जो है वो पूरा ईयर लेता है उगने के लिए। फिर आता है मेजर क्रॉप। अब ये मेजर क्रॉप्स हमें पढ़ना जरूरी है कि भाई कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं, ठीक है। इसके अंदर हम चार्ट से इसको बहुत इजीली पढ़ सकते हैं कि कौन सी सॉइल में उगती है, क्या इसका टेम्परेचर हमें चाहिए होता है, और बाकी सब चीजें। तो आप देखो, मेजर जो क्रॉप्स उगाई जाती है इंडिया में, राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, ये सब मेजर क्रॉप्स हैं जो इंडिया में उगाई जाती हैं। फिर इसके बाद अगर हम राइस की बात करते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, स्टेपल फूड क्रॉप है, यानी नॉर्मली जो हम लोग खाते हैं ये एक ऐसा फूड है। और हमारी कंट्री सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद। हम मोस्टली हर चीज में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, जिसमें फर्स्ट है वो तो है ही, पर सेकंड है तो चाइना के बाद है मोस्टली। फिर इसके साथ साथ एक खरीफ क्रॉप है, बारिश में उगती है, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री से ऊपर, और इसको ह्यूमिडिटी यानी नमी भी ज्यादा चाहिए, रेनफॉल 100 सेंटीमीटर के आसपास चाहिए, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है। जहाँ पे बारिश कम होती है तो वहां पे इसको इरिगेशन की मदद से उगा लिया जाता है, यानी पानी खुद से दे के उगा लिया जाता है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, ये कुछ एरियाज बताए हुए हैं जहाँ पे जो राइस है वो सबसे ज्यादा उगता है। मेजर एरिया वो डार्क कलर है, तो आप देखोगे जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है और जो ये साउथ ईस्ट वाला इलाका है, तो इस जगह पे हमें मेजरली ये सारी राइस की क्रॉप देखने को मिल जाती है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि जो राइस है वो इंडिया के बहुत सारे नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जगह पे उगाया जाता है, कोस्टल एरियाज में उगाया जाता है, और ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो अगर हम वीट की बात करते हैं, तो वीट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, ठीक है। सीरियल क्रॉप इन द सेंस कि ये हम लोग दानेदार क्रॉप है जो वीट है। फिर इसके बाद अगर बात करें तो मेन फूड क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में इंडिया के। अपने को पता है अपने इधर नॉर्थ है, जैसे राजस्थान वगैरह में जो रहते हैं उनको पता है उधर वीट बहुत ज्यादा खाया जाता है। फिर इसके बाद सर्दी में उगती है, इसलिए रबी क्रॉप की कैटेगरी में आती है। और इसी के साथ साथ ये जब ब्राइट सनशाइन होती है तो अच्छे से पक जाती है, राइप हो जाती है। 50 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल इसको चाहिए, ज्यादा रेनफॉल इसको चाहिए नहीं। और वीट उगाने के जो दो मेन रीजन हैं, ठीक है, जो दो मेन रीजन है जहाँ पे उगाया जाता है वो है गंगा सतलज वाली जगह, और इसी के साथ साथ जो डेक्कन प्लेट्यू वाला ब्लैक सोइल वाला एरिया, वहां पे वीट को काफी ज्यादा उगाया जाता है। मेजर इसके स्टेट्स यही है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। बिल्कुल सिंपल है। मिलेट्स में 3 तरह की क्रॉप आती है जो ये मोटे दाने वाले होते हैं, ठीक है। ये बाजरा, जवार और रागी, ये 3 मेन क्रॉप्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर इसके बाद हम बात करें जो मेजर मिलेट्स है जो इंडिया में ग्रोन होती है, वो ये 3 ही है। जैसे आपने रागी वगैरह की ऐड देखी होगी कि भाई अगर है ना आप सीरियल्स खा रहे हो, ठीक है, वो आते हैं जो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, तो उसमें रागी है, जवार है, और ये सब चीजें वहां पे आती है। तो ये कोर्स ग्रेन है। कोर्स ग्रेन का मतलब होता है जो मोटे दाने वाली फसलें होती हैं उनको कोर्स ग्रेन बोला जाता है। अब फिर इसके बाद इन सबके जो बेनिफिट्स हैं वो लिखे हुए हैं कि रागी जो है आयरन, कैल्शियम और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में रिच होती है। जो जवार है वो थर्ड इंपॉर्टेंट क्रॉप है हमारे लिए, और इसी के साथ साथ काफी जगह पे उगाई जाती है। इसी के साथ साथ ये एक रेन फेड क्रॉप है, बारिश से काफी ज्यादा इसको हेल्प मिलती है, पानी दे के उगाया जाता है। और बहुत सारे स्टेट जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में ये क्रॉप उगती है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा होगा, क्योंकि काफी सिंपल चैप्टर है ये, इसमें डायरेक्टली काफी चीजें बताई हुई है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, तो जो बाजरा है वो सैंडी सॉइल में उगता है, ठीक है। सैंडी सॉइल जैसे अपनी एरिड सॉइल होगी, सैंडी सॉइल उगती है, और थोड़ी सी ब्लैक सॉइल में भी उग जाता है ये। फिर इसी के साथ बाजरा उगाने वाले स्टेट ये लिखे हुए हैं, इनके नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ। अब इसके बाद अगर हम रागी की बात करते हैं, तो रागी ड्राई रीजन्स में काफी ज्यादा उगता है, और रेड सॉइल पे, ब्लैक सॉइल, सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल, ये अलग अलग तरह के सॉइल पे आराम से उग जाता है। रागी उगाने वाले मेन स्टेट है कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और ये सब। मेज की बात करते हैं यानी मक्का, तो फूड और फूडर दोनों के लिए उगाया जाता है, मतलब एक पार्ट फूड का हो जाता है इसका, बाकी बात फूडर यानी चारे में चला जाता है। और खरीफ क्रॉप है, बारिश के समय उगता है मक्का। हमने देखा ही है जब बारिश वारिश होती है तो हर जगह मक्का बिकना चालू हो जाता है।
21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री का इसको टेम्परेचर चाहिए। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल के अंदर ये अच्छे से उग जाता है, जो जिसको अपने भांगर बोलते हैं। फिर इसके बाद जैसे जो अलग अलग स्टेट्स हैं, बिहार, वहाँ पे जो मेज है वो सर्दी के सीजन में भी उगाया जाता है, और मॉडर्न इनपुट्स का यूज करके हम इसको और अच्छी इसकी जो प्रोडक्शन है वो मेज की कर सकते हैं, HYV सीड्स वगैरह का यूज करके। फिर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आप देखोगे तो कॉमन ही स्टेट्स हैं हर क्रॉप के अंदर जहाँ पे कोई तरह की क्रॉप उगती है। फिर ये मैप बताया हुआ है जिसमें मेजर वीट ग्रोइंग स्टेट्स बताए हुए हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा ये जो हिस्सा है नॉर्थ वेस्ट वाला, ये मेन हिस्सा है जहाँ पे वेस्टर्न यूपी आ जाता है, पंजाब हरियाणा ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण आ जाते हैं, और ब्लैक सोइल के कारण ये महाराष्ट्र वाला एरिया आ जाता है, मध्य प्रदेश वाला। पल्सेस यानी दालें, तो इंडिया जो है पल्सेस का सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इसी के साथ ये वेजिटेरियन डाइट के अंदर प्रोटीन का सबसे मेजर सोर्स मानी गई है। बहुत सारी जो पल्सेस हैं इंडिया में उगती हैं, जैसे तुर, उड़द, मूंग, मसूर, पी, आपने भी घर पे बहुत सारे नाम सुने होंगे। और इसी के साथ साथ अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्या आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसमें कि कौन सी पल्सेस किस सीजन में उगाई जाती है, मतलब कौन सी बारिश में उगती है, कौन सी सर्दी में उगती है। तो पल्सेस को सर्वाइव करने के लिए काफी कम मॉइस्चर की जरूरत होती है, ठीक है, और ड्राई सीजन में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं। लेगुमिनस क्रॉप होती है। लेगुमिनस क्रॉप का क्या मतलब है कि एक ऐसी क्रॉप अगर इसको उगाया जाए तो मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी है ये उसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो अच्छा होता है अगर इसको उगाया जाए तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ ये दूसरी क्रॉप्स के साथ उगाई जाती हैं हमेशा रोटेशन के अंदर, और MP, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, इन सब स्टेट्स में मेजर ये रहती है। फिर हम बात करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स की, ऐसी कौन कौन सी फूड क्रॉप है जो ग्रेन्स के सिवा हम उगाते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो आगे शुगर केन, ठीक है, ये मतलब दानों के सिवा है। तो शुगर केन अपने को पता है कि ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल यानी जो गर्म जगहें होती हैं वहां पे उगता है। इसको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। टेम्परेचर इसको वही शुगर केन वाला चाहिए, 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस का। और रेनफॉल अच्छी खासी चाहिए क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसमें पानी कहाँ से आएगा, ये जब नीचे से लेगा तभी तो पानी आएगा ना, तो इसलिए इसको 100 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल चाहिए राइस जितनी। इसी के साथ साथ इरिगेशन भी चाहिए होती है, जहाँ पे बारिश कम होती है तभी ये उग पाता है अच्छे से, और इसको मैनुअल लेबर की जरूरत पड़ती है इसको उगाने से लेके इसकी कटाई तक। फिर जो इंडिया है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आता है ब्राजील के बाद, यहाँ पे चाइना नहीं है, सेकंड फर्स्ट नंबर पे ब्राजील है। तो ब्राजील के बाद जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और हम इससे जैगरी यानी जैसे गुड़ हो गया, खंडेसरी, ये अलग अलग जो प्रोडक्ट हैं ये शुगर केन से ही बनते हैं चीनी के साथ में। बाकी यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह ये मेन स्टेट्स हैं जहाँ पे शुगर केन उगाया जाता है। ऑयल सीड्स जो दाने होते हैं, दलहन जो होते हैं, जिससे हमें ऐसे ऑयल मिलता है, ठीक है, जैसे सरसों का तेल हो गया, और इस तरह से 2018 की बात करें तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का, मूंगफली का, चाइना के बाद में। और इसी के साथ साथ जो रैप सीड है जिसको अरंडी का तेल बोलते हैं, तो उसमें भी इंडिया लीड कर रहा था थर्ड पोजीशन पे, कनाडा और चाइना के बाद। वो काफी पर्पसेस पे यूज होता है, मेडिसिनल पर्पसेस से बहुत ज्यादा यूज होता है। फिर इसके बात करें हमारे यहाँ पे जितना भी क्रॉप उगती है तो उसमें से 12% एरिया तो सिर्फ ऑयल सीड्स कवर करते हैं, ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे मूंगफली का तेल हो गया, सरसों का तेल हो गया, कोकोनट ऑयल है, तिल का तेल हो गया, ठीक है, जिसको सीसम ऑयल बोलते हैं, सोयाबीन, कैस्टर, कैस्टर जो ऑयल डलता है ना अपने गाड़ियों में डलता है, कैस्टर ऑयल डालते हैं, तो वो वाला ऑयल हो जाता है, लिनसीड, सनफ्लावर और ये सब चीजें। अब मोस्टली ये जो ऑयल्स होते हैं या क्रॉप्स होती हैं एडिबल होती हैं, इनको उगाया जाता है, इनको खाया जाता है, हर तरह के तेल को खाया जाता है हमारे यहाँ पे। और इसी के साथ साथ इसको कॉस्मेटिक्स वगैरह में और अलग अलग चीजों में जो बनती है उनमें यूज किया जाता है। ग्राउंडनट खरीफ क्रॉप है ना, और इसी के साथ साथ मेजर ऑयल सीड में ग्राउंडनट ही आता है, सबसे ज्यादा ग्राउंडनट ही उगाया जाता है। जो गुजरात है ग्राउंडनट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, राजस्थान और तमिलनाडु के बाद में। और मतलब गुजरात सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके बाद अगले आते हैं राजस्थान, तमिलनाडु। फिर इसके बाद हम बात करें जो लिंसीड और मस्टर्ड है, ये रबी क्रॉप्स हैं। जो सीसम है वो भी एक खरीफ क्रॉप है। और बाकी यहाँ पे दिया हुआ है जो कैस्टर सीड्स हैं वो रबी और खरीफ दोनों सीजन में उगाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टी की। तो देखो जो टी की कल्टीवेशन है वो प्लांटेशन का एग्जांपल होती है, बेवरेज यानी पीने वाली क्रॉप होती है ये। और इसी के साथ साथ ब्रिटिश ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर, ऐसा माना जाता है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि जितनी भी प्लांटेशन है मोस्टली इंडियंस के द्वारा आज के समय होने हैं, और गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारी प्लांटेशन है। अच्छी सॉइल के अंदर इसको उगाया जाता है, और ये काफी ह्यूमस मेरिच होती है, यानी इसके अंदर मिट्टी जो होती है ना ऐसी चाहिए जिसमें बहुत सारी ह्यूमस हो। फिर इसके बाद जो टी बुशेस होती है उनको गर्म
एनवायरनमेंट चाहिए और मॉइस्ट फ्री, यानी यहाँ पे मॉइस्चर नहीं होना चाहिए तभी अच्छे से उग पाती है। साथ ही साथ बीच बीच में बारिश होती है तो ये काफी अच्छी कंडीशन इनके लिए बन जाती है, इनकी जो लीव्स है बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। टी एक ऐसी इंडस्ट्री है, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ लेबर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहती है और चीप लेबर अधिकतर यहाँ पे यूज की जाती है ताकि यहाँ पे अच्छे से ग्रोथ की जा सके। फिर जो टी है वो टी गार्डन्स में उगाई जाती है और मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट है असम की, जैसे पहाड़ियां हो गई, दार्जिलिंग की पहाड़ियां हो गई, ठीक है, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और ये सब जगह हो गई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ये सब भी टी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। और 2018 के अंदर जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था चाइना के बाद टी का। फिर कॉफी की बात करते हैं तो कॉफी अपनी अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती है, जैसे हम मानते हैं इंडिया में जो इसकी क्वालिटी उगती है वो अरेबिका नाम की एक जो इसकी वैरायटी है वो उगती है, जो कि यमन से यहाँ पे लाई गई थी। फिर इसी के साथ साथ कल्टीवेशन अगर इसकी बात करें तो वो बाबा बुड्डन हिल्स पे होती है और नीलगिरी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला, इन जगहों पे कॉफी को उगाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब होता है जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह उगाना। तो 2018 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का वर्ल्ड में, चाइना के बाद। और इसी के साथ साथ जो इंडिया है वो टेम्परेट फ्रूट्स का और ट्रॉपिकल फ्रूट्स का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। टेम्परेट और ट्रॉपिकल फ्रूट्स का मतलब है जो थोड़े ज्यादा गर्मी में और थोड़ी कम गर्मी में उगते हैं। फिर जैसे मैंगोज हो गए महाराष्ट्र के अंदर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेस हो गए नागपुर के ऑरेंज, चेरापूंजी के ऑरेंजेस। और बनाना हो गए केरला के, मिजोरम के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के। तो ऐसे अलग अलग जो फ्रूट्स हैं तो ये अपने इंडिया में उगते हैं। अगली चीज आती है इसके बाद, इंडिया जो है पी का, कॉलीफ्लावर का, ओनियन, कैबेज, टमाटो, ब्रिंजल, पोटैटो, इन सब वेजिटेबल्स का भी बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। अब हम बात करेंगे नॉन फूड क्रॉप। नॉन फूड क्रॉप का मतलब क्या होता है, जो खाने के पर्पज से यूज नहीं हो रही है तो उसको अपने नॉन फूड क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं। जैसे रबड़ सबसे पहली नॉन फूड क्रॉप आती है, इक्विटेरियल क्रॉप है, नहीं इक्वेटर रीजन के पास जो गर्म जगह होती है उसके पास उगती है। और इसी के साथ साथ इसको मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा चाहिए, जैसे इसको रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा चाहिए और टेम्परेचर भी 25 डिग्री से इसको ऊपर का ही चाहिए होता है, कंपलसरी है। जो रबड़ है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज होता है और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक वगैरह पे काफी ज्यादा हमें ये उगता हुआ देखने को मिलता है। फाइबर क्रॉप वो होती है जो धागे जो होते हैं, ठीक है, जैसे हमें धागे मिले तो अलग अलग तरह की फाइबर क्रॉप हमें इंडिया में देखने को मिलती है। जैसे एक तो हमें पता है कि ना वो क्रॉप नहीं होती, पर हमें सिल्क जो है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, जब वो मलबरी लीव्स को खाते हैं तो उससे हमें जो सिल्क वॉर्म है वो अपने आसपास एक प्रोटीन डेवलप कर लेते हैं, जिसको बाद में वो सिल्क में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको सेरिकल्चर बोला जाता है, जिसमें हम ककून्स को पालते हैं ताकि उनसे सिल्क फाइबर मिल सके। कभी आप उसका यूट्यूब पे जाके प्रोसेस देखना, उनको पानी में उबाला जाता है, अंदर से सिल्क वॉर्म कीड़ा मर जाता है, बाहर से सिल्क मिल जाता है और फिर उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। कॉटन की बात करें तो इंडिया कॉटन का ओरिजिनल होम माना जाता है, कॉटन प्लांट यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। और इसी के साथ साथ कॉटन टेक्सटाइल यानी कॉटन के जो कपड़े बनते हैं उस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको कॉटन के कपड़े पसंद है, स्वेट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत हल्के होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो कॉटन है वो ब्लैक सॉइल में होता है, हमें ये दूसरे चैप्टर में पढ़ा भी है कि उसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है। इसको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल कम चाहिए होती है, और इसी के साथ साथ 210 दिन ऐसे चाहिए होते हैं जो फ्रॉस्ट फ्री हो, ब्राइट सन हो, यानी कोई धुंध ना पड़े और एकदम बढ़िया धूप निकल रही हो, तो उस समय ये उगता है। फिर इसके बाद हम अगली बात करते हैं, खरीफ क्रॉप है, 6 से 8 महीने इसको चाहिए होते हैं मेच्योर होने के लिए। और मेजर जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये सारी अलग अलग जगह हैं जो मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे जूट की। अगर जूट की हम बात करें तो जूट एक गोल्डन फाइबर है। ठीक है, गोल्डन फाइबर क्यों, क्योंकि वो गोल्ड कलर का होता है। जो आपने रस्सी देखी होगी ना एक ब्राउन से कलर की होती है, तो वही जूट से बना होता है। जो बोरी होती है ब्राउन कलर की, ठीक है, तो वो भी जूट होता है। तो जूट एक गोल्डन फाइबर बोला जाता है इसको। और इसको अच्छी खासी ऐसी सॉइल चाहिए जो पानी से ड्रेन्ड हो, भरी हुई हो। ठीक है, और इसी के साथ साथ हाई टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, इन सब में जूट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ जूट से क्या क्या बनता है, जो गनी बैग्स यानी बोरी हो गई, मैट हो गए, रोप हो गए, ठीक है, यार्न है, कारपेट्स हैं, और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, बहुत सारी चीजें इससे बनती है। और इसकी हाई कॉस्ट के कारण क्या है, आज जूट के जो सब्सिट्यूट्स हैं वो आ गए हैं, सिंथेटिक फाइबर आ गए हैं, जैसे नाइलॉन वगैरह, उसका काफी ज्यादा यूज हो रहा है जूट की जगह पे। फिर इसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या है कि भाई इंडिया में हमें जैसे
बहुत समय तक टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं की थी। अब हमें ये चीज पता थी कि हमें टेक्नोलॉजिकली इंडिया को सुधारने की जरूरत है, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स लाने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ हम अभी भी मतलब जैसे इंडिया का ऑलमोस्ट 60% जो हिस्सा है वो मानसून पे डिपेंड करता है अपनी खेती के लिए, क्योंकि उनके पास इरिगेशन का कोई अच्छा मेथड नहीं है, पानी देने का कोई भी अच्छा मेथड नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें जो एग्री, जैसे मैंने आपको ये लाइन तो बताई थी। फिर इसके बाद अगली चीज आती है कि बहुत लोगों के पास इतनी सारी जमीन है, ठीक है, कुछ ज्यादा ही जमीन है, और बहुत लोगों ने तो अपनी जमीनें छोड़ी भी। जब हम आजाद हुए तो उसके बाद बहुत लोगों ने अपनी बड़ी बड़ी जमीनें कम भी की, गांव वालों को भी दी। और इससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स भी बने जिनको लैंड रिफॉर्म्स बोला जाता है, ठीक है। ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बनाए गए थे ताकि लोगों को जमीनें मिले और वो उस पर खेती कर सके, वरना जो बड़े बड़े लोग हैं इन्हीं के पास सारी जमीन कॉन्सोलिडेट हो जाएगी। फिर जो लैंड रिफॉर्म्स हैं तो गवर्नमेंट ने अलग अलग समय पे लैंड रिफॉर्म्स लाए। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो गवर्नमेंट लेके आई, व्हाइट रेवोल्यूशन लेके आई जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन में मोस्टली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हुआ था, और इसके अंदर जो है वीट की फसल पे ज्यादा फायदा हुआ था। जो व्हाइट रेवोल्यूशन है इसके कारण अमूल बना था, ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और ऑपरेशन फ्लड इसको बोला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज आती है, कमेंट सेक्शन में बताना कि ऑपरेशन फ्लड के फादर किसको बोला जाता है, उनका नाम क्या है। अब देखो, जो लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम थे उनका मकसद यही था कि अलग अलग लेवल पे लोगों को लैंड प्रोवाइड कराया जाए ताकि उनको और उनके पास जो जमीन है उसको सुधारा जाए ताकि वो अच्छे से उस पर खेती कर सके। फिर इसके बाद यहाँ पे बात आती है कि अलग अलग जो अपने इंश्योरेंस कराते हैं, तो अगर कहीं सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, साइक्लोन आ गया, आग लग गई, बीमारी पड़ गई, मतलब कोई फसल की बीमारी पड़ गई, तो उन सब के लिए इंश्योरेंस दिया गया ताकि ये लोग सरवाइव ना करें बुरी तरह से, मतलब इनकी हालत खराब ना हो, जो गांव वाले हैं, जो किसान हैं। फिर इस तरह से बहुत सारे ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और ऐसे खोले गए जिससे बहुत सस्ते में इनको लोन दिया जा सके, इनको मनी लेंडर से लोन ना लेना पड़े, जो कि हम हमेशा सुनते हैं। फिर इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी की स्कीम आई, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, पीएआईएस आई, और ऐसी बहुत सारी स्कीम्स आई जिसके चलते यहाँ पे लगातार क्या हुआ, कोशिश होती रही कि इसको सिस्टम को और ज्यादा अच्छे से इम्प्रूव करा जा सके। फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी अनाउंस किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि हम आपसे ये फसल इतने में खरीद लेंगे, ताकि उनको श्योरिटी रहे कि भाई सरकार हमसे ये फसल इतने में खरीद लेगी। फिर अगला आता है भूदान ग्रामदान। भूदान ग्रामदान का क्या मतलब होता है इसको हम समझते हैं, ठीक है, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। तो देखो, भूदान ग्रामदान यानी भूमि का दान करना, गांव के गांव दान कर देना। तो जो विनोबा भावे हैं, महात्मा गांधी की एक तरह से हायर इनको माना जाता है, यानी आगे उन्होंने इनकी जो सत्याग्रह की मूवमेंट है वो चलाई थी। तो ये अलग अलग जगह पे जाते थे और एक ग्राम स्वराज यानी गांव वालों को खुद को सशक्त होने की जरूरत है, इस चीज को ये लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करते थे। विनोबा भावे ने बहुत सारी पद यात्रा यानी पैदल यात्रा की है, गांधी जी का मैसेज अलग अलग जगह पे पहुंचाया है। और इसी के साथ साथ जब वो एक जगह पे एक बार लेक्चर दे रहे थे आंध्र प्रदेश के अंदर, तो कुछ गरीब जो लोग आते हैं जिनके पास बिल्कुल जमीनें नहीं है, और वो उनसे कहते हैं कि हमारे भलाई के लिए हमको जमीनें प्रोवाइड की जाए। तो विनोबा भावे उनको प्रॉमिस तो नहीं कर पाते, पर उनको कहते हैं वो सरकार से इस बारे में जरूर बात करेंगे और उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट दिलवाएंगे। तो उसी समय जो श्री रामचंद्र रेड्डी है वो सामने आते हैं और अपनी 80 एकड़ की जमीन 80 लैंडलेस फार्मर को बांटने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी एक एक एकड़ की जमीन सबको बांटने का वादा करते हैं, और उसको भूदान यानी भूमि का दान बोला जाता है। फिर इस तरह से और भी जमींदार आते हैं सामने जो विलेजेस में अपनी जमीन डिस्ट्रीब्यूट करने का वादा करते हैं, और इसको ग्राम दान यानी गांव का दान बोला जाता है, और कि गांव के गांव दान कर दिए गए। और इसी तरह से जो ये भूदान ग्रामदान मूवमेंट है जो कि विनोबा भावे के द्वारा इनिशिएट की गई थी, तो इसको ब्लड लेस रेवोल्यूशन बोला जाता है। यानी एक ऐसा बदलाव, एक ऐसी क्रांति जो बिना खून बहे आ गई, ठीक है। तो हैंस हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।